नमस्ते हिमाचल, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे अहम खबरों का। शुरुआत करते हैं राजधानी से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां शेफ बावड़ी में सोमवार को हुए भूस्खलन के दौरान की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वही तस्वीरें अब देख रहे हैं। इसी सैलाब ने शेफ बावड़ी में भारी तबाही मचाई है। यह सैलाब करीब 1 किलोमीटर दूर से आया था, जो मंदिर को अपने साथ घसीटता हुआ लगभग 1 किलोमीटर नीचे ले गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये राजधानी के समर हिल इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर शिव मंदिर स्थित है। और ये जो सैलाब इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारी बारिश के बाद हुआ सैलाब है, जिसकी वजह से शिव बावड़ी पर संकट मंडराया। वहां पर भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ और कई जानें इस भूस्खलन में चली गई हैं। तो शिव बावड़ी में जो भूस्खलन हुआ है, उसकी वजह कहीं ना कहीं इस सैलाब को माना जा रहा है। लगातार 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद सोमवार को शिव मंदिर में यह भूस्खलन हुआ था और इसी सैलाब की वजह से यह भूस्खलन हुआ था। आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि सिर्फ शिव मंदिर इलाके में ही नहीं, बल्कि ये जो सैलाब है, ये कई किलोमीटर आगे तक बहते हुए कई इंसानी जिंदगियों को अपने साथ ले गया है। वहीं शिमला के समर हिल इलाके में सोमवार को हुए भीषण लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे से कड़ी मशक्कत के बाद एक और शव को निकाला गया। अभी तक मलबे से 16 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अभी मलबे में 5 और शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। देर रात से ये ऑपरेशन जारी है और सुबह होते ही इस ऑपरेशन को रिज्यूम किया जाता है और अभी भी 5 से 6 लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले मलबे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यही मलबा है जो नाले की तरह बहता हुआ ना जाने कितने किलोमीटर आगे बह गया है। यही कारण है कि अभी तक 5 और दबे लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कुछ शव मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर भी बरामद हो रहे हैं और यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि ये मलबा कहां तक अपने साथ जिंदगियों को ले गया है। सोमवार को सुबह भीषण हादसा शिमला के समर हिल में हुआ था। अब तक 16 शव बरामद कर लिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, आगे भी अभी जारी रहेगा। कुल मिला के अभी तक हमारे पास 20 लोगों के गुम होने की सूचना थी, जिसमें से 16 जो है वो डेड बॉडीज को रिट्रीव किया गया है। और इस दुखद घटना में सभी लोग मिलके, सारी एजेंसीज मिलके कार्य कर रही हैं और हम लोगों को जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए। आर्मी और NDRF, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सभी लोग मिलके इस कार्य को कर रहे हैं। और इसमें जो जिस तरह का ये जिस मैग्नीट्यूड की ये घटना है, उसको सामूहिक प्रयास से ही पूरा किया जा सकता है। और कल भी हम अर्ली सुबह शुरू करने वाले हैं और मुझे आशा है कि कल शाम तक जो है हम शायद अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। और हमारे सहयोगी राजेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 6वां दिन है और देर रात भी वहां पर कई शव मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 5 लोग और हैं जो इस मलबे में दबे हो सकते हैं। किस तरीके से आज रहने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन और क्या कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो लोग हैं, जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जो शव हैं, उन्हें ढूंढा जा सके? जैस्मिन, आज 6ठा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा है और अब जो लोकेशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है और स्ट्रेटजी भी आर्मी को और NDRF को चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि जो शव हैं वो अब निचली तरफ को मिल रहे हैं, नाले की तरफ को अधिकांश शव मिल रहे हैं। जो स्पॉट था जहाँ पर मंदिर था और जहाँ पर ये माना जा रहा था कि यहाँ पर शव हो सकते हैं, वहाँ शव नहीं है। वहाँ JCB की हेल्प भी ली गई, अन्य मशीनों की सहायता भी ली गई, लेकिन वहाँ शव बहुत कम मिले। शव वहाँ पर नहीं मिले क्योंकि फोर्स इतनी थी कि मलबे के साथ सभी श्रद्धालु बह गए और अब नीचे नाले की तरफ को हैं। ऐसे में ये काफ़ी जियोग्राफिकली टफ कंडीशन है, नाले में है। अब वहाँ पर एक तो
जाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत सी झाड़ियां हैं, अन्य चीज़ें हैं, और उसके अलावा वहाँ पर किसी मशीनरी का प्रयोग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मशीनरी नहीं ले जा सकते, हाथों से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा। ऐसे में स्थानीय लोगों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्च ऑपरेशन में रही है, क्योंकि स्थानीय लोग वाकिफ़ हैं इन सब चीज़ों से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय लोग यहाँ सेना और एनडीआरएफ के साथ निभा रहे हैं, और एनडीआरएफ के लोगों को भी काफ़ी डिफ़िकल्टी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की जियोग्राफिकल कंडीशन है। अब नीचे जो कल शव मिले थे, ये दोनों शव कल करीब जो स्पॉट है वहाँ से आधा किलोमीटर नीचे नाले की तरफ को ये शव मिले थे। अब वहीं पे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन फिक्स कर दिया गया है दोनों आर्मी की तरफ से भी, और कल देर रात तक, क्योंकि शव दिख गया था, ऐसे में निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी समय उसके लिए लगा। तो कल शाम को देर शाम को ये शव मिला था। उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज कर लिया गया था, क्योंकि कल देर शाम तक रहे थे, इसलिए आज सुबह थोड़ी देरी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लिया गया है। ऐसे आमतौर पर 7 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है, 6:30 पौने 7 तक लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर एनडीआरएफ और आर्मी के लोग हों। तो अब स्ट्रेटजी चेंज पूरी करनी पड़ी है आर्मी को लेकर। 21 सब वो हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज है, जो जिनके परिजनों ने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मंदिर में पूजा करने गए थे और अब तक मिसिंग है। इसके अलावा जैस्मिन, अब जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हैं, खासकर शिमला और शहरी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जितने भी हैं, वहाँ पर अब आशंका ये व्यक्त की जा रही है, जो स्थानीय लोग हैं जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके तो कोई ना कोई जानने वाले परिचित हैं जो मिसिंग की सूचना दे रहे हैं। अगर कोई स्थानीय लोग नहीं है तो पड़ोसी हैं या फिर जानने वाले हैं, तो उनकी सूचना तो दर्ज हो रही है। लेकिन प्रवासी मजदूर काफ़ी क्षेत्रों में हैं, शहरी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में, उनको लेकर अब असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो अकेले मजदूर आए हैं उनकी क्या वो थे नहीं थे, ये लेकर अब एक असमंजस की स्थिति अब भविष्य में भी बनी रहेगी, क्योंकि जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उनकी तो पहचान भी हो रही है। और जी, और बार बार इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा इस वक्त आई हुई है, उससे उबरने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए लगभग 6 महीने का और वक्त हिमाचल प्रदेश को चाहिए कि स्थिति पूरे तरीके से नॉर्मलाइज हो जाए। और जो मिसिंग लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मलबा समर हिल का आया, ऊपर से हम तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये मलबा अपने साथ शिव बॉडी में आया, यहाँ पर इसने तबाही मचाई, मंदिर को तस्ट नष्ट किया, और फिर ना जाने कितने किलोमीटर तक ये मंदिर को नीचे अपने साथ बहता हुआ ले गया, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो पूजा कर रहे थे। और इसी से अगर ये सीक्वेंस समझी जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो मलबे के साथ ना जाने कहाँ बहते हुए निकल गए होंगे, और यही अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के हुआ है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो मिसिंग हैं, कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर जो मिसिंग हैं, उन्हें ढूंढना, उन्हें इस मलबे से बाहर निकालना, ये अपने आप में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रदेश में मानसून से नुकसान का आंकड़ा 8,000 करोड़ को पार कर गया है। पूरे प्रदेश में 600 से अधिक सड़कें इस वक्त बंद पड़ी हैं, 335 लोगों की मौत हो चुकी है, 11,637 घर या तो जमींदोज हो चुके हैं या फिर रहने लायक नहीं बचे हैं। वहीं 296 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रदेश में 4,453 गौशालाएं ढह गई हैं, 324 लोग जख्मी हुए हैं। सड़कों और पुलों को 2656 करोड़ की क्षति हुई है। 94 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 19 पुल बाढ़ में बह गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने टिप्पर, जेसीबी सहित 1200 से ज्यादा मशीनें सड़क की बहाली के काम में लगा रखी हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो ये आपदा आई है, जो ये घटना घटी है, इससे जल्द उबरा जा सके। हिमाचल प्रदेश की सड़कें जो एक तरीके से लाइफलाइन कही जाती हैं, बहुत से गांव को मुख्यालय से जोड़ती हैं, उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जा सके, ताकि लोगों का जीवन पटरी पर लौट सके। तो आंकड़ा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग अभी लापता हैं। 11,000 से ज्यादा घर हिमाचल प्रदेश में जमींदोज हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। वहीं 1200 से ज्यादा मशीनें सड़क बहाली में जुटी हुई हैं। सड़कें जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं। नुकसान का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 8,000 करोड़ को पार कर गया है। राज्य सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है।
600 से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो बंद हैं। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो अभी भी नेशनल हाईवे पर फंसी हुई हैं क्योंकि आवाजाही के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही। सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, सिर्फ छोटे वाहन ही वहां से गुजर सकते हैं। वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर भी जमकर जाम देखने को मिल रहा है। 1200 से ज्यादा मशीनें हालांकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने लगाई हैं ताकि जल्द से जल्द सड़कों की बहाली हो सके। वहीं कुल्लू मंडी वाया कटिंडी कटौड़ा सड़क मार्ग तो खोल दिया गया, लेकिन इस मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। इसी की वजह से मंडी से कुल्लू पहुंचने में 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए समय सारणी बनाई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि समय सारणी के हिसाब से ट्रैफिक रेगुलेट नहीं हो रहा है। रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक मंडी से ट्रैफिक कुल्लू के लिए समय निर्धारित है, जबकि पुलिस ने 4 बजे के बाद भी वाहन नहीं छोड़े, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडी के बीचों बीच होता हुआ रास्ता है। ये कटिंडी कटौड़ा सड़क है जो एक वैकल्पिक मार्ग है मंडी से कुल्लू पहुंचने के लिए, और इसी मार्ग पर एक समय सारणी यहां पर प्रशासन ने जारी की थी, लेकिन उस समय सारणी के बावजूद भी आप देख सकते हैं गाड़ियों की कितनी लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। ये सिंगल लेन रोड है और यहां पर मंडी से कुल्लू पहुंचा जा सकता है महज 1.5 घंटे के अंदर, लेकिन इस 1.5 घंटे के सफर को तय करने के लिए 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर किस मात्रा में जाम होगा। हालांकि समय सारणी के हिसाब से यातायात नहीं चल रहा है, इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और सीएम सुखू बीते कल सिरमौर के दौरे पर थे। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उन्होंने जब बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और मुआवजा राशि न मिलने पर मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। साथ ही मौके पर बाढ़ पीड़ितों के खाते में आरटीजीएस राहत राशि दी। दरअसल महिलाओं ने सीएम सुखू को बताया कि आपदा की कोई भी मदद उन्हें नहीं मिली है। मामला सिरमौर के गांव अंबोन का है, जब सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान यहां पहुंचे हुए थे। 3 विधानसभा क्षेत्रों का सीएम सुखू ने दौरा किया है और जब यहां पर बाढ़ प्रभावितों से सीएम ने मुलाकात की, महिलाओं ने खासतौर पर उन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई सहायता राशि अभी तक उनके खाते में नहीं आई है, उन्हें किसी तरह की मदद नहीं दी गई है। तो वहां मौजूद प्रशासन के अधिकारियों को सीएम ने जमकर लताड़ भी लगाई और लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं से ये वीडियो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सीएम सुखू सिरमौर के दौरे पर पहुंचे हुए थे। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां मंडी और सरकाघाट का भी सीएम ने दौरा किया था। वहीं बीते कल सिरमौर के दौरे पर सीएम पहुंचे हुए थे। सतौन में उनका जोरदार स्वागत हुआ था। उसके बाद उन्होंने नाहन के साथ साथ अंबोन और कई अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। राजस्थान में भीलवाड़ा के खरटा गांव में तालाब में नहाते पानी में डूबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया। ये तीनों मजदूर विजयनगर क्षेत्र के रहने वाले थे, जो घरटा माताजी मंदिर परिसर में आरसीसी की छत डालने आए थे। टोंक के घाट थाना इलाके के खोरई गांव के तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक के डूबने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उदयपुर में 21 से 23 अगस्त तक 9वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 2 आरोपी युवकों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल करवाया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सीकर पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति चार्टर विमान से तारपुरा हवाई पट्टी पहुंचे और यहां से सालासर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। पूर्व राष्ट्रपति सालासर विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया। वो कल ही सीकर पहुंचे हैं।
दौसा रेप केस पे घिरी बसपा थाना पुलिस। आरोपी पुलिसकर्मी महेश गुर्जर फरार। मामले में बसपा थाना एसएचओ रामनिवास मीणा सस्पेंड। पीड़िता की शिकायत के बावजूद केस नहीं किया गया दर्ज। अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा। छात्रा की फोटो वायरल होने पर हुआ बवाल। सिक्योरिटी ऑफिसर पर फोटो वायरल करने का आरोप। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने छात्रों को जूस पिलाकर खत्म अनशन कराया। छात्र संघ चुनाव की रोक पर भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्य मौजूद रहेंगे। टिकट चयन के लिए गाइडलाइन पर चर्चा संभव। सीएम अशोक गहलोत ने सखियों के मानदेय में 15% पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद आपको एक और अहम खबर देंगे, जहां हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। सुक्खू सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएम सुक्खू ने सिरमौरी ताल सहित सिरमौर के कई इलाकों का दौरा करने के बाद नाहन में इसका ऐलान किया था, जिसके कुछ देर बाद ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। सीएम ने कहा, ऐसी आपदा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सीएम ने कहा कि आपदा में जिसे भी जो नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करेगी। उन्होंने राज्य के चारों सांसदों पर हमला बोलते हुए उन्हें नाकाम बताया और कहा कि हमारे सांसद केंद्र से राज्य के अंतरिम राहत दिलाने में नाकाम रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द हिमाचल को अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी करे। और आपको बता दें, सीएम सुक्खू ने संपूर्ण हिमाचल को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। सिरमौर में इसको लेकर सीएम ने घोषणा की और फिर बहुत जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और सीएम सुक्खू सिरमौर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम नाहन, पांवटा साहिब और शिलाई विधानसभा के प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। वहीं सीएम सुक्खू ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैंने देखा कई गरीब आदमियों के घर पूरी तरह उजड़ गए हैं। कई सामर्थ्य आदमियों के घर पूरी तरह उजड़ गए हैं। ऐसी आपदा हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। पूरे हिमाचल प्रदेश का जो चित्र है वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पर हम जो भी हमारी सरकार आर्थिक मदद हमारे से होगी, हर व्यक्ति का जिसने बड़े अरमानों से अपना घर बनाया होता है, उसके घर बनाने में भी आर्थिक मदद करेगी। जिसकी फसल नष्ट हो गई है, 6 महीने में या साल में एक फसल आती है, उसकी फसल का भी मुआवजा देने में हमारी सरकार पूरा उनको आर्थिक मुआवजा देगी। तीसरी बात, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पैसे से जख्मों को नहीं भरा जा सकता, मृत्यु पैसे से नहीं भरी जा सकती, लेकिन उनके परिवार को जो भी हमारी सरकार से आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, हमारी सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी।
आज लगातार केंद्र की पीठ थपथपा रही है, अतिरिक्त बजट हिमाचल को मिला है, तो क्या कुछ ऐसा है कि इस आपदा में? मैं इस आपदा की पहली अंतरिम राहत की पहली किस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बता दीजिए कि कहाँ मिला है। मुझे तो ये दुख होता है कि चारों संसद यहाँ से चुनकर गए हैं, एक बार भी संसद में कभी भी इस आपदा पर कोई सवाल तक नहीं पूछा, कोई चर्चा तक नहीं लाए। चलिए छोड़िए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जगत प्रकाश नड्डा जी आए, उन्होंने हमसे ज़रूर पूछा आप चारों संसद मिलकर क्या इस आपदा में सरकार को कोई मदद दिलाने में सफल हुए हैं, अंतरिम राहत की पहली किस्त दिलाने में सफल हुए हैं। इस समय राजनीति का समय नहीं है। इस समय मैं शांता कुमार जी की बात का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपदा में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, एकजुटता का परिचय होकर काम करना चाहिए। आप आइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अगर आप हमारे नेतृत्व में चलने को तैयार नहीं, मैं हिमाचल की जनता के लिए उन्हीं के नेतृत्व में चलने को भी तैयार हूँ। लेकिन इस समय अगर इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है, आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी आपदा है, और हमने आज इसको अपने राज्य की आपदा घोषित किया है, इसमें कोई राजनीति नहीं कीजिए। विधानसभा सत्र होगा, राजनीति करेंगे, लोकसभा चुनाव होगा, राजनीति का समय होगा। वहीं मंडी के पटरी घाट में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे और वहां आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। आपको ये बता दें कि भीषण भूस्खलन से ज्वाली गांव चपेट में आ गया था और वहां के धनेर स्कूल में करीब 150 लोग रह रहे हैं। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए, लेकिन सीएम सुक्खू केवल घोषणा कर रहे हैं। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। साथ ही कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई है। कहा है कि 20 अगस्त को जेपी नड्डा हिमाचल आएंगे। मंडी जिले में इस वक्त हम हैं और जगह जगह जहां पर राहत शिविर लगे हैं, जो प्रभावित परिवार हैं, गांव के गांव ढह गए हैं, वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया है, तो अलग अलग जगहों पर उन्हें ये ना रखा शायद गया है। राजेश जी वहां व्हाइट किस तरह की बैलेंस नहीं व्यवस्था है वो देखने का प्रयास हम भी कर रहे हैं। और ये तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पटड़ी घाट में इस वक्त हम हैं, जो बलद्वाड़ा तहसील में पड़ता है। इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति है आपके, न केवल इस क्षेत्र की बात करें, पूरे मंडी जिला की? देखिए, स्थिति तो बहुत ही खराब है, जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारे साथ 90 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने भी बात की कि उन्होंने भी जिंदगी में ऐसा दौर नहीं देखा जो अब की बार ये देखने को मिला। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 8-10 लोग तो ऐसे हैं कि जो 80 की उम्र से ऊपर के हैं, जो जिनके घर चले गए, सारा गांव उजड़ गया, जमीन चले गई, और आज वो यहाँ इस स्कूल के भवन में ठहर रहे हैं। तो आप उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से जो हुआ है, जो वो दिल दहलाने वाला है। और यहाँ ऐसे हालात में लगभग 150 लोग इसी कैंपस में यहाँ पर जो है, जहाँ स्कूल के अंदर वो शरण लेकर के रह रहे हैं। अधिकांश उनमें से बीमार हो गए हैं, आई फ्लू वो फैल गया है, जिसके कारण उनकी बहुत स्थिति खराब है। बहुत सारे उसमें से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मुझे सचमुच में बहुत पीड़ा हो रही सारा ये दृश्य देख करके। हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, जगह जगह हमें लग रहा है कि सुविधाओं की काफी कमी हमें लग रही है। अभी तक तो मैं यहाँ के हालात को देख करके मुझे तो खुद ही डिप्रेशन हो रहा है। अब आपने देखा होगा एक बेटी 12-13 साल की, डिप्रेशन के कारण वो बिल्कुल बेहाल है। वो यानी कि वो ना बात कर पा रही है, ना बैठ रही है, रोए जा रही है। और ये बिल्कुल ऐसा दृश्य है जो सचमुच में विचलित कर रहा है सबको। और एक कमरे में 30 से 40 लोग रह रहे हैं। ये मैंने डिप्टी कमिश्नर से आपके सामने ही बात की कि मैंने कहा कम से कम इस सारी चीज को तो कम से कम ठीक करो। एक कमरे में इतने लोग रहेंगे, और गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, और इतना ह्यूमिड, वहां पर 5 मिनट के लिए खड़ा होना मुश्किल है। वहां पर वो स्थिति है, वहां पर तो बीमार हो जाएंगे।
और एक तो ऐसी स्थिति में है जहां बहुत बड़े मानसिक तनाव में है ये सारे लोग, तो वहां थोड़ा अलग व्यवस्था उनके लिए करनी पड़ेगी। ये रूटीन की चीज में मत लेना चाहिए, तुरंत सरकार को अरेंजमेंट करना चाहिए। और मैं इस बात